So good morning dear students. Now today I have to start the next lecture of the force and laws of motion. बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। किसके बारे में? न्यूटन्स के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। आज हमें पढ़ना है न्यूटन्स के सेकंड लॉ के कुछ एप्लीकेशन और साथ में न्यूटन का थर्ड लॉ देखना है और साथ में हमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करनी है। ठीक है, तो आइए हम लोग पहले न्यूटन्स का सेकंड लॉ पर हम लोग कुछ बात कर लेते हैं। तो देखो हमारा न्यूटन्स का जो सेकंड लॉ था, न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या था? आपका फोर्स के बारे में बताया था। किसके बारे में बेटा? फोर्स के बारे में। और वहां पास हम लोगों ने पढ़ा था क्या चीज? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है। यही पढ़े थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पढ़े थे। और हमने ये भी कहा था कि यहाँ पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब ये आपका अगर फोर्स हो गया, ठीक है, तो यहाँ पास इसका मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, है ना। तो यहाँ पास हम लोग फाइनल मोमेंटम में हम लोग याद होगा तुम्हें कि फाइनल मोमेंटम में हमने लिखा था mv और इनिशियल मोमेंटम में क्या लिखा था? mu अपॉन टाइम टेकन क्या था? t था। ठीक, अब यहाँ पास ये हो जाएगा f। और देखो अगर यहाँ से m कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर m कॉमन हो गया, ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। और v माइनस यू अपॉन टी हम लोग एक्सेलरेशन लिखते थे, यानी ये हो जाएगा फोर्स इक्वल्स टू क्या चीज? ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इसी से आपका फोर्स का फॉर्मूला डिराइव हुआ था। और फोर्स के फॉर्मूले के साथ साथ हम लोगों ने इसकी एसआई यूनिट भी देखी थी, है ना। आज बेटा हमें देखना है इसके एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे आपका फोर्स आपका काम करता है। तो इसका मतलब हमने यहाँ पास देखा फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास एंड फोर्स इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। यानी अगर हम लोग देखने जा रहे हैं क्या चीज बेटा? एप्लीकेशन। क्या चीज? एप्लीकेशन। तो यहाँ पास ये देखो, अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन की, देखो अगर मैं यहाँ पास एक्सेलरेशन को जीरो कर दूं तो फोर्स भी जीरो हो जाएगा, सही है ना। अगर एक्सेलरेशन को जीरो कर दोगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा, और अगर तुमने फोर्स को जीरो कर दिया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो दो केस, या तो आप क्या कर दो, या तो एक्सेलरेशन को जीरो कर दो फोर्स जीरो हो जाए, या तो आप क्या करो, फोर्स को जीरो कर दो तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी ये दोनों एक दूसरे से क्या है? इंटर रिलेटेड है। क्या है बेटा? इंटर रिलेटेड है। आओ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल कुछ फॉर इसका एप्लीकेशन। तो अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करेंगे एग्जाम्पल में, कैचिंग अ बॉल। क्या चीज? कैचिंग अ बॉल। ठीक है ना। एक बॉल को अगर हम लोग कैच कर रहे होते हैं तो देखो प्लेयर कैचिंग अ बॉल, प्लेयर moves his hand backward। ठीक है, जब आपका एक प्लेयर बॉल को कैच कर रहा होता है तो वो क्या करता है? हाथ को नीचे खींचता है। एक्चुअली ऐसा बेटा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि जब कोई बॉल आ रही है तो उसके पास क्या है? कुछ ना कुछ मास है, और साथ में उसके पास कुछ ना कुछ क्या है? एक्सेलरेशन है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास ये क्या है आपका? उसके पास कुछ ना कुछ मास है और उसके पास क्या है? एक्सेलरेशन है। तो जाहिर सी बात है मास इनटू एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट ही क्या है? आपका फोर्स है। ठीक है ना, कुछ ना कुछ यहाँ पास फोर्स है उसके पास। ठीक है, जब यहाँ पास बंदा बॉल कैच कर रहा है, ठीक है, लेट सपोज ये बॉल इस तरह से अगर आ रही है और बॉल को ये कैच करने जा रहा है, तो बॉल जब कैच करेगा ये, तो जाहिर सी बात है यहाँ पास मास इनटू एक्सेलरेशन यानी कुछ ना कुछ फोर्स है। अगर इसने ऐसे हाथ को अगर पीछे नहीं खींचा और हाथ बिल्कुल ऐसे पोजीशन पर है, तो जो भी फोर्स आ रहा है, ठीक है, वो इसके हाथों पर जाएगा और ये क्या करे? इसको क्या कर हो जाएगी? चोट लग जाएगी। लेकिन जब ये क्या करेगा? जब ये बॉल को जब पीछे खींचता है, जब हाथ को पीछे खींचता है, एक्चुअली जैसे ही बॉल हाथ में आती है ये थोड़ा सा क्या होता है? पीछे खींचता है। पीछे खींचने से क्या होता है कि हम लोग इस बॉल में जो एक्सेलरेशन है उसको धीरे धीरे ले जाकर क्या करते हैं? हम लोग धीरे धीरे ले जाकर क्या कर देते हैं? जीरो कर देते हैं। तो एक्सेलरेशन हमारा धीरे धीरे ले जाकर अगर जीरो हो गया, ठीक है,
एक्सेलरेशन अगर हम लोग हाथ पीछे जर्क अगर हम लोग कर रहे हैं, पीछे खींच रहे हैं, तो एक्सेलरेशन अगर जीरो हो गया तो यहाँ पास फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। दैट्स व्हाई यहाँ पास एक्सेलरेशन को क्या करेगा, ये जीरो कर देगा, और एक्सेलरेशन को जीरो होने से यहाँ पे फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और जैसे ही फोर्स की वैल्यू जीरो होगी उसको हर्ट नहीं होगा, ठीक है, चाहे बॉल की स्पीड चाहे जितनी रही हो। तो जब बॉल को कैच किया जाता है बेटा, तो हर प्लेयर यही टेक्निक अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, अपने हैंड को पीछे खींचते हैं, इसलिए खींचते हैं ताकि उस बॉडी का, उस बॉल का एक्सेलरेशन आपका धीरे धीरे करके क्या कर दिया जाए, रेस्ट पे ला दिया जाए, यानी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो फोर्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये था आपका क्या चीज़, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का क्या चीज, एप्लीकेशन। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। न्यूटन्स के कहाँ पास, न्यूटन्स के थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। आइए देखते हैं न्यूटन्स ने थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा था, ठीक है। न्यूटन्स द टॉपिक इज, अभी हम लोग बहुत सारे एप्लीकेशन देखेंगे, एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, और एनसीईआरटी के एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब, तो हमें और भी एप्लीकेशन के बारे में पता लगेगा, ठीक है। जैसे कि हम लोग पहले भी फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी बहुत सारे एप्लीकेशन बताए थे। और देखते हैं यहाँ पर बेटा क्या चीज, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। देखो अगर हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है, according to this law, for every action there is an equal and opposite reaction, there is an equal and opposite reaction, equal and opposite reaction, ठीक है ना। यानी किसके बारे में बात करता है न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन इज इक्वल टू किसके, एक्शन इज इक्वल टू रिएक्शन के। यानी अगर एक फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोग यहाँ से अगर हमने सामने की दीवार पर बॉल फेंक कर मारी है तो ये क्या है, एक्शन है, क्या है बेटा, एक्शन है। और बॉल जैसे ही दीवार पर लड़ेगी, स्ट्राइक करेगी, स्ट्राइक करने के बाद बॉल भी उसको क्या करेगा, रिप्लाई करेगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, आपका रिएक्शन होता है। तो यानी अगर आप किसी बॉडी पर एक्शन कर रहे होते हो तो हमें उल्टा उसकी तरफ से क्या नहीं मिलता है, रिएक्शन मिलता है। अगर लेट अस सपोज मैं अगर किसी को एक थप्पड़ मार रहा हूँ तो थप्पड़ मारना हमारा एक्शन है, और ठीक है जैसे ही हमने उसको थप्पड़ जड़ा, ठीक है, एक पर्सन को, तो वहाँ पास वो क्या होगा, उसके हम जब उसको एक्शन दे रहे हैं तो उसके गाल के थ्रू हमारे हाथ पे भी थोड़ी बहुत चोट आएगी, दैट इज नोन एज व्हाट, रिएक्शन। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करेंगे फॉर एग्जाम्पल रोलिंग अ बॉल, क्या चीज बेटा, फॉर एग्जाम्पल रोलिंग अ बॉल, अगर हम लोग रोलिंग अ बॉल की बात करें, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल रोलिंग अ बॉल, अगर रोलिंग अ बॉल की बात करें तो ये देखो, आप लेट अस सपोज आप यहाँ पास क्या कर रहे हो, आप यहाँ पास एक अगर ऑब्जेक्ट है जिसका मास, ठीक है, जिसका मास लेट अस सपोज 50 kg, कितना है, 50 kg, और यहाँ पास आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो यहाँ से जब आप फोर्स लगाओगे तो फोर्स लगाना क्या कहलाएगा, आपका एक्शन कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा, ठीक है। फोर्स लगाना क्या कहलाएगा, एक्शन कहलाएगा। और बदले में आपको ये भी एक इक्वल एंड अपोजिट, आप इधर से फोर्स लगा रहे हो और ये भी एक अपोजिट फोर्स इस पर लगेगा, ये एक्शन है और ये क्या है, रिएक्शन है। अगर आपका एक्शन उसके रिएक्शन से ज्यादा हुआ तो यहाँ पास ये क्या होगा, ये आपका ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन से क्या होगा, डिस्प्लेस कर जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, हमेशा ध्यान रखना है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन बहुत आसान है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, क्या चीज बेटा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो हमें यही एक्शन और रिएक्शन की बात करनी है, और एक्शन और रिएक्शन से हमें जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या है बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बहुत सारे एग्जांपल देखते हैं आपके एक्शन रिएक्शन के, देखते हैं,
ठीक है। तो फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे, तो एग्जांपल में देखो ध्यान से, आपका रिकॉइलिंग ऑफ गन, क्या चीज बेटा, रिकॉइलिंग ऑफ गन, ठीक है। रिकॉइलिंग ऑफ गन का केस क्या है, ये आपके एग्जांपल है, ठीक है। रिकॉइलिंग ऑफ गन मतलब बंदूक जब आप चलाते हो तो बंदूक चलाते वक्त बंदूक झटका देती है। तो एक्चुअली कुछ इस तरह से आपका, लेट अस सपोज ये आपकी गन है, ठीक है, और इस गन में आप क्या कर रहे हो, यहाँ पास बुलेट फंसी हुई, ठीक है। ये क्या है आपका, बुलेट है, ये बुलेट है, और ये क्या है आपका गन। आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पास एक्शन करोगे, यानी जैसे ही आप ट्रिगर दबाओगे, तो ट्रिगर दबाना यहाँ पास एक्शन है, यहाँ पास स्प्रिंग लगी होती है, और इस स्प्रिंग के जरिए यहाँ पास क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है बेटा, फोर्स लगता है गन के जरिए बुलेट पर, ठीक है। गन के जरिए क्या लग रहा है, बुलेट पर एक फोर्स लगने जा रहा है, और ये जो फोर्स होता है गन के जरिए जो बुलेट पर फोर्स लग रहा है, यही है आपका क्या चीज, एक्शन। क्या है, एक्शन। और बदले में जैसे ही बुलेट यहाँ से फायर हुई, बुलेट क्या करेगी, एक अपोजिट रिएक्शन भी देकर जाएगी। क्या होगी, एक अपोजिट रिएक्शन भी देकर जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पास जब ये अपोजिट रिएक्शन देगा तो जिसकी वजह से गन क्या होता है, रिकॉइल होती है। इसी को क्या कहते हैं, रिकॉइल होना, मतलब गन का झटका देना। तो हमने क्या किया, हमने गन के जरिए बुलेट पर एक्शन किया, बुलेट ने अपोजिट में क्या दिया, रिएक्शन दिया, दैट इज कॉल्ड रिकॉइलिंग ऑफ गन। नेक्स्ट देखिएगा, लेट अस सपोज, ठीक है, जब हमारे पास लेट अस सपोज, देखो कभी आप नाव पे चढ़े होगे, ठीक है, कभी आप अगर नाव पे चढ़े होगे तो नाव के केस में क्या होता है कि अगर आप यहाँ से यहाँ, ठीक है, लेट अस सपोज आपको यहाँ से यहाँ आपको आना है, और आप इस पोजीशन पर, ठीक है, आप इस पोजीशन पर हो और आपको यहाँ से यहाँ आना है, तो आप देखो कभी भी आप नाव से जब उतरोगे तो आप देखना कि नाव थोड़ा सा क्या होगी, पीछे डिस्प्लेस होगी। नाव क्या होगी, पीछे थोड़ा सा डिस्प्लेस होगी। तो इस केस में क्या है, आपने क्या किया, आपने यहाँ पास क्या किया, आप यहाँ पास एक्शन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, बदले में यहाँ पास ये क्या दे जा रहे हो, आप रिएक्शन दे जा रहे हो, ठीक है ना। तो फॉर एवरी एक्शन, यानी कोई बॉडी पर अगर एक्शन हो रहा है तो उस पर इक्वल और सेम अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, आपका रिएक्शन होगा, ठीक है ना। जैसे और एग्जांपल देखो, ठीक है, बहुत सारे एग्जांपल बताता हूँ मैं, ठीक है। हम लोग जो चलते हैं ना, जो चलते हैं बेटा, वो भी आपकी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की ही देन है, ठीक है। लेट अस सपोज, देखो हम लोग करते क्या है, चलने और दौड़ने में फर्क होता है। लेट अस सपोज ये देखो, अगर हम लोग इस पोजीशन पर है, अगर हम लोग रेस्ट की पोजीशन पर है, ये हमारा क्या लेग है, ठीक है, ये हमारा क्या है, लेग है, और इस पोजीशन पर है, यानी रेस्ट की पोजीशन पर है। किस पर है, रेस्ट की पोजीशन पर अगर है, तो रेस्ट की पोजीशन पर ये देखो, यहाँ पास आपका क्या है, यहाँ पास ये देखो मास तो है बॉडी का, ठीक है, लेकिन यहाँ पास एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, 0। तो यहाँ पास फोर्स भी कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास ये फोर्स क्या है, आपका 0 है। तो जाहिर सी बात है अपोजिट डायरेक्शन में भी जो फोर्स मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। लेकिन जब हम लोग चलते हैं तो चलने के केस में क्या होता है, ये देखो, लेकिन जब हम लोग चलते हैं तो चलने के केस में क्या होता है, ये देखो, लेट अस सपोज हमारे पास ये रहा, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं। इस तरह से हम लोग चल रहे होते हैं, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग चलते हैं, ठीक है। और जब हम लोग इस तरह से चलते हैं तो बदले में हम लोग क्या करते हैं, जमीन पर एक फोर्स लगा रहे होते हैं, ठीक है, ये, ठीक है ना। हम लोग इस तरह से अगर चल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर जमीन पर क्या करते हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, एक फोर्स लगा रहे हैं। ऐसे अगर हम लोग जा रहे हैं तो हमारा जो पाँव वाला पोर्शन है वो जमीन पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। और यहाँ पर जो फोर्स लगा रहा है ये क्या है, आपका एक्शन है। क्या है बेटा, एक्शन है। और बदले में आपकी जमीन भी आपको क्या करेगी, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसी रिएक्शन के जरिए आप क्या करते हो, आगे बढ़ते हो।
ठीक है ना, यानी ज़मीन पर आपने फोर्स लगाया, आपके ऊपर ज़मीन ने फोर्स लगाया और इसी फोर्स के जरिए हम लोग क्या करते हैं, आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। दैट इज एक्शन इज इक्वल टू व्हाट, रिएक्शन। ठीक है ना, तो यानी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है बेटा, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अभी बहुत सारे केसेस देखेंगे एक्शन और रिएक्शन का, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लेकर। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन्स का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से जुड़ा हुआ है। तो आओ देख लेते हैं कि आखिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, तो ये था आपका न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आइए हम लोग देखते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो अगर हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करें, किसकी बेटा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है मोमेंटम को कंजर्व रखना। मोमेंटम को कंजर्व रखने का मतलब क्या है, मोमेंटम को कंजर्व रखने का मतलब देखना क्या होता है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी इनिशियल मोमेंटम, ठीक है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू क्या चीज, फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, यानी कंजर्वेशन मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कंजर्व, मोमेंटम ऑफ बॉडी इज व्हाट, कंजर्व। मोमेंटम बॉडी की क्या होती है आपकी, कंजर्व होती है। ठीक है, यानी इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल मोमेंटम। देखना, यानी इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज m1u1, क्या चीज, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। दिस इज व्हाट, देखो इनिशियल मोमेंटम mu और fv क्या है आपका, फाइनल मोमेंटम। ठीक है, क्या है बेटा, mu क्या है, इनिशियल मोमेंटम है, और mv क्या है आपका, फाइनल मोमेंटम है। तो आओ देख लेते हैं आपका इस फॉर्मूले को कैसे हम लोग डिराइव कर रहे हैं। ठीक है, फिलहाल ये टॉपिक आपका हटा दिया गया है सिलेबस से। आओ देखते हैं। लेट अस सपोज, ये लेट अस सपोज हमारे पास इस तरह से एक कार है, टॉय कार। ठीक है, एक क्या है, टॉय कार। ठीक है, यहाँ पास अब इस टॉय कार में, ठीक है, इस टॉय कार की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पास लेट अस सपोज क्या है, इसका मास क्या है, m, क्या है मास, क्या है बेटा, m। ठीक है, यहाँ पास अब देखो, यहाँ पास एक और इधर से सेम कार, ठीक है, इधर से भी क्या है, एक सेम कार। ठीक है, इसका भी मास क्या है, m, दोनों का मास क्या है, सेम है। ठीक, अब देखो यहाँ पास मैंने कहा कि ये इस इधर से ये जा रहा था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी होती, ठीक है, इधर से ये जा रहा था, इसकी इनिशियल, हाँ, इसका मास m1 है और इसका मास क्या है, m2 है। ठीक, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2 है, और दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब देखो, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में बेटा आ रहे हैं, तो कुछ देर बाद जब ये आपस में आएंगे तो यहाँ पास कोलिजन होगा। क्या होगा, कोलिजन होगा। तो जब देखो ये आपके बहुत पास आ गए एक दूसरे के, ठीक है, एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास कोलिजन होगा। तो जैसे ये देखो यहाँ पास ये क्या होगा, यहाँ पास इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या होगा, कोलिजन होगा। ठीक है ना, यहाँ पर इसका मास क्या है, m1 है, और इसका मास क्या है आपका, m2 है। ठीक है ना, यहाँ पास जब कोलिजन होगा, क्या होगा, इसको हम लोग कहते हैं कोलिजन। कोलिजन मतलब आपस में लड़ जाना। ठीक है, तो यहाँ पास देखो जब कोलिजन होगा तो जाहिर सी बात है m1 वाला जो कार है ये भी एक फोर्स लगाएगा, और m2 वाला कार जो है ये भी फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये देखो दोनों का जो फोर्स होगा एक दूसरे के क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्या होगा, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो यानी ये देखो हमने कहा क्या चीज, कंजर्वेशन, वो मोमेंटम ऑफ बॉडी इज कंजर्व। देखो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो रहा है, ठीक है, इसके बारे में। तो हमने कहा शुरुआत में इसकी बॉडी देखो, इसका मास m1 था, इसका मास m2 था, इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, और इनिशियल इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या थी, u2 थी।
जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, ये F1 और इधर क्या चीज बेटा F2, ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स हुआ, तो थोड़ा सा इसके पीछे एक दूसरे का डिस्प्लेसमेंट आ गया, ठीक है। जैसे ही ये स्ट्राइक करेगी, दोनों कार जब आपस में लड़ेगी, थोड़ा सा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा पीछे की तरफ, तो इसकी से ना फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v1 हो गई, और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v2 हो गई, ठीक। तो आज देखते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक है, फॉर एवरी एक्शन इज इक्वल टू, क्या पढ़ा हम लोगों ने, एक्शन इज इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा रखा है एक्शन के, ठीक है ना, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यहाँ पास ये देखो, यहाँ पर F1 इज इक्वल टू क्या चीज, माइनस F2 क्या होगा, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है बेटा, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि ये क्या है आपका अपोजिट डायरेक्शन में है। अब देखो यहाँ पास ये, अब फोर्स बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी अगर फोर्स हमने F1 लिया है तो इसका मास m1 और एक्सेलरेशन क्या होगा a1, ठीक है। और अगर यहाँ पास माइनस ऐसे ही रख दो, यहाँ पास फोर्स F2 लिया है तो मास इसका m2 होगा और एक्सेलरेशन क्या चीज a2, ठीक है। और तुमने एक्सेलरेशन का फार्मूला पढ़ रखा है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है v माइनस u बाई क्या चीज d। अब देखो यहाँ पास दिस इज m1, अच्छा यहाँ पास ये एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के लिए स्ट्राइक करेगा और दोनों का टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, सेम होगा, जाहिर सी बात है, दोनों जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो टाइम ऑफ कोलिजन दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो यानी ये देखो यहाँ पर a1 की जगह क्या लिख सकते हो, a1 की जगह लिख सकते हो v1 माइनस u1 अपॉन क्या चीज t, ठीक है। इसका फाइनल वेलोसिटी क्या था, v1 था, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था, u1 था, और टाइम क्या था, t था। इसी तरह से यहाँ पास ये रहा माइनस, दिस इज m2, यहाँ पास a2 के लिए लिखोगे क्या चीज, v2 माइनस u2 अपॉन क्या चीज t, सही है ना बेटा। देखो यहाँ से t से t क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब m1 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो m1 v1 माइनस m1 u1 इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर रखो, m2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो m2 v2, और क्या हो जाएगा, m2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा m2 u2, सही है ना। अब देखो यहाँ पास इधर माइनस बच रहा है, तो जो भी माइनस है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो जब तुम अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, जब तुम यहाँ पास अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से आया, ये देखो m1 u1, और ये देखो इसको ऐसे ही लिख सकते हो ना, m1 v1, लेफ्ट हैंड साइड वाला ऐसे लिख दो, माइनस m1 u1 इज इक्वल टू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दो m2 v2 और मल्टीप्लाई कर दो m2 u2, ठीक है। अब जो माइनस वाला है वो एक तरफ ले लो और जो प्लस वाला है वो आपका एक तरफ ले लो, तो यानी यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, m1 v1, ये देखो m2 v2 इधर ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m2 v2, और ये देखो ये m1 u1 उधर चला गया तो m1 u1 हो जाएगा और प्लस m2 u2 उधर पड़ा हुआ था। तो दिस इज व्हाट, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो यहाँ पास फाइनल मोमेंटम किसके बराबर आ गया, फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, इनिशियल मोमेंटम की, ठीक है ना। और यही कहता है आपका क्या चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है ना, क्या चीज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका यही कहता है, ठीक है। तो आइए बेटा, हम लोगों ने देखा आज, ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन के बाद हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा यहाँ पास थर्ड लॉ ऑफ मोशन, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बाद हम लोगों ने देखा क्या चीज, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो अब देखो ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, ठीक है ना। अब इसके बाद हमें इस टॉपिक का हमें एप्लीकेशन डिस्कस करना है, और एप्लीकेशन के बाद इम्पल्स एक छोटा सा टॉपिक है, वो क्या होता है उसको डिस्कस करना है, और फिर हमें क्या करना है, ये सारे न्यूमेरिकल्स एनसीईआरटी के सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो बेटा अच्छे से देखिएगा, ठीक है, वीडियो, और अच्छे से आप नोट्स बनाइए, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।